अस्सलाम वालेकुम क्लास। इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है हमारा, जिसे हम कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को। पार्ट 1 जो इसका है वो हमने डिस्कस कर लिया है। चंद एक टॉपिक ही इसके रह गए हैं ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के, फिर आपका ये वर्जन भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट का बेसिक जो हमारा रह गया था, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ही इसी चैप्टर में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन सी हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन सा है, काम कैसे करता है, आज के टॉपिक में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछला लेक्चर था मैंने आपको लास्ट रेक्टिफिकेशन का था, जो आपका आया हुआ था पेपर में। तो आपने ब्रिज टाइप रेक्टिफिकेशन, वैसे आपने सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ब्रिज टाइप रेक्टिफिकेशन आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है टॉपिक। समटाइम्स जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन को पढ़ा था। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको दो तरह के अरेंजमेंट बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सेंटर टेप रेक्टिफिकेशन का, जिसमें हम सेंट्रल टर्मिनल भी यूज़ करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था ब्रिज टाइप रेक्टिफिकेशन का। ब्रिज टाइप सर्किट हम बनाते हैं, उसकी जो शेप होती है वो ब्रिज की तरह लगती है, उसी को देखते हुए हमने उसका नाम रख दिया है ब्रिज टाइप सर्किट। फिर हमने उसकी वर्किंग को कंसीडर किया था कि हम ब्रिज में चार डायोड को यूज़ करते हैं। उनको हम सेट कैसे करते हैं, आपस के जो आमने सामने के जो डायोड होते हैं उनकी डायरेक्शन को हमेशा सेम रखा जाता है, मतलब पी और एन को चेंज नहीं किया जाता। अगर एन आपका आगे की तरफ है तो दोनों डायोड का आगे की तरफ होगा। आमने सामने वाले जो दो डायोड होंगे उनकी जो अरेंजमेंट है पी और एन की वो सेम रखी जाती है। तो उसी की बेसिस पर जब हमने वर्किंग कंसीडर की थी उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास ब्रिज टाइप रेक्टिफिकेशन होती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसमें एट अ टाइम दो डायोड जो होते हैं वो फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं, और वो दो डायोड कौन से होते हैं, वो आमने सामने वाले दो डायोड होते हैं। और दो डायोड ही रिवर्स बाइस्ड होते हैं, वो भी आमने सामने वाले रिवर्स बाइस्ड होते हैं। तो जैसे ही फॉरवर्ड वाले रिवर्स होना स्टार्ट होते हैं तो रिवर्स वाले फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमने उसकी फिल्ट्रेशन वाला सर्किट भी देखा था कि हमने अगर फिल्ट्रेशन करनी है तो हम कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, तो हमें क्या होगा, रेक्टिफाइड होकर मिलना शुरू हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएंगे सिग्नल, जो डीसी हमें मिल रहा है वो और ज़्यादा रेगुलेट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर जो वर्ड है उसका जो बेसिक मीनिंग है वो है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस आपने डीसी सर्किट के चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ी हुई है। जो रेजिस्टेंस है आपके पास उसका मतलब होता है रुकावट। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जो रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब ख़त्म नहीं हो रही, वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है। अब ट्रांजिस्टर हम कैसे बनाते हैं, आपने डायोड देखा हुआ है, डायोड की एग्जांपल हमने ली हुई है, उसकी वर्किंग समझी हुई है कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है हमारे पास। अगर हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, जंक्शन बनता है, जिसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन। दूसरा नाम उसका डायोड है, उसी को हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अब ये तो था जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, एक डायोड बनता है। अगर मैं क्या करूं, इफ वी कंबाइन द टू पी टाइप, दो पी टाइप मटेरियल को मिला दूं आपस में और एक एन टाइप मटेरियल को मिलाऊं आपस में, कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल मटेरियल 3 हो जाएंगे, दो पी टाइप और एक एन टाइप। कितने रीजन बनाएंगे, 3 रीजन बनाएंगे ये इन बिटवीन, और कंबाइन दी टू एन टाइप। या मैं क्या करती हूँ, या तो दो पी टाइप ले लूँ एक एन टाइप ले लूँ, या दूसरी मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मैं एक पी टाइप ले लूँ और दो एन टाइप ले लूँ। मतलब या दो पी ले लें आप या दो एन ले लें, टोटल आपके पास 3 रीजन बनेंगे। इनको अगर हम आपस में मिला देते हैं तीनों मटेरियल को, तो आपके पास जो मटेरियल बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर, ट्रांस का मतलब होता है 3, मतलब इसके 3 रीजन्स होंगे। इस जो कंपोनेंट है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि एक छोटा सा कंपोनेंट होता है ब्लैक कलर का जिसकी 3 टांगें बनी होती हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 रीजन्स होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं उसके। ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम या 2 पी टाइप यूज करें या 2 एन टाइप यूज करें। इन्हीं को देखते हुए कि हमने या तो पी टाइप 2 यूज किए हैं या एन टाइप 2 यूज किए हैं, तो हम इस मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप्स में, जिसे हम नाम देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ से आपको नाम से पता चल रहा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि इसमें आपके पास 2 एन मटेरियल होंगे और 1 पी मटेरियल होगा, और जो पी होगा वो दोनों एन के दरमियान में होगा। तो ये हो गया हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होगा, नाम से शो हो रहा है कि ये 2 पी टाइप मटेरियल को मिलाने से और 1 एन टाइप मटेरियल को मिलाने से बनेगा। मिलाएंगे किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पहले आपका पी होगा, फिर एन वाला मटेरियल होगा, फिर पी होगा, मतलब एन का जो मटेरियल होगा वो दरमियान में होगा पीएनपी में। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी रिप्रेजेंट करने का हमारे पास सिंबल है और पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी रिप्रेजेंट करने का हमारे पास सिंबल है। जैसे हमने डायोड को सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से हम ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास, उसका सिंबल ये मैंने बनाया हुआ है। अब आपको सिंबल में वैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा होगा कि भाई कैसे पता चलेगा कौन सा सिंबल किसका है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास, इसका ये वाला एरो, ये आपको जहाँ मैंने ई लिखा हुआ है, ये वाला जो एरो है ये बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पीएनपी है इसमें देखें, यहाँ मैंने ई लिखा हुआ है, इसमें एरो अंदर की तरफ है। इसकी भी रीज़न है हमारे पास कि एरो क्यों बाहर है और क्यों अंदर है, ये मैं आपको आगे डिटेल से समझाती हूँ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो सिंबल होता है वो एरो बाहर की तरफ होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो सिंबल होता है एरो का वो अंदर की तरफ होता है। इसे आपने मिक्सअप नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने हर सिंबल के ऊपर, एनपीएन के ऊपर भी और पीएनपी के ऊपर भी वर्ड्स लिखे हुए हैं बी सी ई। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। बेस हमेशा 2 मटेरियल के दरमियान में होती है, मतलब इस ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात करूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बेस क्या होगी, पी टाइप मटेरियल होगा इसकी बेस, क्योंकि पी दोनों के दरमियान में है। अब एक हमारे पास ये जो ई है ये रिप्रेजेंट करता है इमीटर को। इमीटर का मतलब होता है निकालने वाला, और ये जो सी है ये सी रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर को। कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। उसी तरीके से ये पीएनपी के साइन भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, ई सी बी। अगेन रिपीट कर देती हूँ, बी हमारे पास बेस होता है जो दोनों रीजन के दरमियान में होता है, 2 मटेरियल के दरमियान में होता है, चाहे वो एन हो चाहे वो पी हो। सी कलेक्टर होता है हमारे पास, ई हमारे पास इमीटर होता है। वर्ड का मतलब क्या है, कलेक्टर कलेक्ट करने वाला, इमीटर जो होता है वो हमारे पास इमिट करेगा। बेस इन दोनों के दरमियान में होगी, दोनों की। अब इमीटर का वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कलेक्टर का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हर मटेरियल बहुत सारे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हमारे पास पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आ जाएंगे। इमीटर का जो वर्ड है ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से इमिट होना स्टार्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कहाँ जाएंगे। सी शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस इमिटर वाले टर्मिनल से इमिट होंगे वो कलेक्टर में जाएंगे, और कलेक्टर में जाने के लिए उन्हें कोई ना कोई दरमियान वाला रास्ता ज़रूर चाहिए। वो दरमियान वाला रास्ता ये बेस है हमारे पास। अगेन रिपीट कर देती हूँ, इमिटर क्या करेगा, दोनों में, ये मैं जनरल आपको बातें बता रही हूँ, दोनों में ये काम सेम होंगे। इमिटर इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को सॉरी,
कलेक्टर जो होगा ये कलेक्ट कर लेगा उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो इमिटर से इमिट होंगे। बेस क्या करेगा, बेस रास्ता प्रोवाइड करेगा इमिटर से कलेक्टर में जाने के लिए। बेस इसका हेल्पिंग मटेरियल एज एन एक्ट करेगा इमिटर से कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए। तो यहाँ से आपको सिंबल की समझ आ गई होगी, ECB क्या है इनकी समझ आ गई होगी, ये नाम क्यों है इनकी भी समझ आ गई होगी, करते क्या हैं, आई होप आपको इनकी भी समझ आ गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। अ ट्रांजिस्टर इज अ कंपोनेंट हैविंग दी 3 रीजन्स, मैंने आपको बता दिया 3 रीजन्स होते हैं और 2 जंक्शंस होंगे इसमें, मतलब 3 रीजन्स हैं आपके पास, P और N, इनको मिलाने से एक जंक्शन बना, N और P इसको मिलाने से दूसरा जंक्शन बना। तो 3 रीजन जब आपके पास होंगे तो 2 जंक्शन बनेंगे। अगर 2 रीजन है तो एक जंक्शन होता है हमारे पास। 2 जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल्स होंगे। टर्मिनल के नाम क्या क्या हैं, इमिटर, कलेक्टर और बेस, जैसे मैंने करवा दिया उधर सिंबल में। अब मैं किसी एक की एग्जांपल आपको समझा देती हूँ कि NPN कैसे काम करता है या PNP कैसे काम करता है, दूसरा जो होगा वो सेम होगा। कंसीडर एन NPN ट्रांजिस्टर एज शोन। NPN ट्रांजिस्टर जो है ये मैंने NPN का सिंबल शो किया हुआ है, यहाँ पर EBC लिखा हुआ है मैंने, और ये मैंने इसकी जो इंटरनल डायग्राम है वो शो की हुई है कि N, P और N है हमारे पास। P का मतलब आपको पता है पॉजिटिव, N का मतलब पता है आपको नेगेटिव, इसमें नेगेटिव ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, इसमें आपके पास अगेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आई हुई होती है कि वर्किंग कंडीशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर क्या है। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, इसके बगैर ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर सकता, कि इमिटर बेस जंक्शन जो है EB किसको रिप्रेजेंट करें, इमिटर बेस जंक्शन को। अब यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसको BE नहीं लिखना, मेहरबानी करके यहाँ से मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्योंकि जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है हम उसको पहले लिखते हैं, बेस की पोलैरिटी इमिटर से कम होती है, तो इसलिए इमिटर बेस आपने लिखना है, बेस इमिटर नहीं लिखना, BE नहीं लिखना आपने। इमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है ये मैं आपको डायोड के केस में डिटेल से समझा चुकी हूँ। कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी रिवर्स्ड बायस्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा, इमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा। डायग्राम से आप इसे कैसे समझेंगे, लेट्स सपोज ये इमिटर है मेरे पास, मैं लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये बेस है। बेस आपको पता है दरमियान वाली जो होगी वो हमारे पास बेस है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसको राइट साइड पे लें या लेफ्ट साइड पे लें। इमिटर और कलेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों N है ना हमारे पास, तो आप इमिटर को यहाँ ले लें या इमिटर को यहाँ ले लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने इमिटर को यहाँ पर लिया है और ये मेरे पास कलेक्टर है। इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, मतलब ये वाला जंक्शन जो है जिसके ऊपर मैं लिखा हुआ EB जंक्शन, इसको फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। कैसे फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ये जो P वाला है इसको अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, यहाँ पर देखें मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, इसको अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, और ये जो N वाला है नेगेटिव वाला, इसको अगर आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दें बैटरी के, तो ये क्या होगा, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई कि हमने इसको फॉरवर्ड बायस्ड कैसे करना है। अब बात आती है दूसरे जंक्शन की। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, इसको भी आपने CB लिखना है, BC नहीं लिखना, कलेक्टर की पोलैरिटी ज़्यादा होती है बेस से। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। कैसे रिवर्स बायस्ड होगा, अब यहाँ पर देखें ये N है नेगेटिव, नेगेटिव को अगर मैं कनेक्ट कर देती हूँ पॉजिटिव के साथ, यहाँ पर देखें मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो डेफिनेटली ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। और इस पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर देती हूँ किसके साथ, कॉमन है ना ये दोनों में, तो ये मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो कलेक्टर बेस जंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इमिटर बेस जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस्ड हुआ तो इस जंक्शन में से मैक्सिमम करंट गुजरेगा, लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन में से कंपैरेटिवली कम करंट गुजरेगा, बहुत ज़्यादा कम करंट, क्योंकि कलेक्टर जो रिवर्स होता है, रिवर्स बायसिंग में एज एन ओपन सर्किट एक्ट करता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे पास रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए।
द बेस इन बिटवीन द इमिटर एंड द कलेक्टर मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितनी ज़्यादा स्मॉल होती है। इसका साइज़ क्या है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। बेस बहुत ज़्यादा थिन होती है, हमारे पास स्मॉल होती है। वर्किंग, अब ये काम कैसे करेगा? एज द पीएन जंक्शन दैट इज इमिटर बेस जंक्शन। पीएन जंक्शन जो हमारे पास पहला, उसे मैंने नाम दिया है इमिटर बेस जंक्शन का, जो हमने नेसेसरी कंडीशन में देखा कि फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट फ्रॉम द इमिटर। इमिटर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कहाँ पर जाएंगे? मूव टूवर्ड द बेस। बेस दरम्यान में है ना, मैंने कहा था वो एज एन हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर काम करेगी इलेक्ट्रॉन को इमिटर से कलेक्टर में ले जाने के लिए। तो ये जाएंगे बेस की तरफ। बेस से क्या होगा? क्योंकि बेस मैंने अभी साइज बताया कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो बेस अगर इतनी ज़्यादा स्मॉल है तो उसके अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन बेस का साइज इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो वो क्या करेगी? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद होल। वो कुछ ना कुछ तो होंगे जो बेस में रह जाएंगे। बेस हमारे पास P था, मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे, होल्स थे, तो उनके साथ कंबाइन कर लेगी इन दी बेस। बट बेस इज वेरी थिन, हमने साइज उसका बता दिया। देयरफॉर मोस्टली द इलेक्ट्रॉन क्रॉस द बेस। जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेस को क्रॉस कर जाएंगे एंड मूव इन द कलेक्टर रीजन। सेकेंड रीजन में चले जाएंगे जो हमारे पास कलेक्टर का रीजन है, दैट कलेक्ट मैनी पार्टिकल, जो बहुत सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगा, क्योंकि उसका साइज जो है वो बेस से ज़्यादा है। अब यही रीज़न है कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट उतने इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना हमारे पास इमिटर करंट होगा ऑलमोस्ट उतना ही हमारे पास कलेक्टर करंट होगा। ये मैंने इक्वल नहीं लगाया क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस में कंबाइन हो रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, तो कलेक्टर करंट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम भी नहीं होता कि हम उसे इक्वल ना कर सकें। तो ये जो होगा इमिटर करंट के इक्वल ही ऑलमोस्ट कलेक्टर करंट होता है। बेस करंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो हम यहाँ पर है कि सबसे जो ज़्यादा करंट है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा करंट है? इमिटर करंट है। तो इमिटर करंट जो होगा वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होगा। हमारे पास IE इज इक्वल टू IC प्लस IB के इक्वल आ जाएगा। अब ये तो था हमारे पास ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन के ये काम कैसे करता है, इसके सिंबल्स क्या क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है। अब हम आते हैं कि ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में हम कनेक्ट कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। मतलब हमने ट्रांजिस्टर लगाना है कंप्यूटर के अंदर, तो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? ट्रांजिस्टर को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या होती है? सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। कॉमन इमिटर। ये इन तीन तरीकों से हम एक ट्रांजिस्टर को कंप्यूटर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमन बेस नाम से शो हो रहा है कि जो बेस का रीजन होगा ये कॉमन होगा। किस में कॉमन होगा? ये बात इंपॉर्टेंट है कि किस में ये चीज़ कॉमन होगी। ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो हम इनपुट हमेशा देते हैं बेस के ऊपर। ये बात इंपॉर्टेंट है MCQs में, ये आपने याद कर लेनी है कि जो ट्रांजिस्टर होता है चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो, उसमें हम क्या करते हैं? बेस के ऊपर हमेशा इनपुट देते हैं और आउटपुट कहाँ पर लेते हैं? कलेक्टर के ऊपर। अब कॉमन बेस का क्या मतलब है कि जो बेस वाला रीजन है, जो बेस है हमारे पास, उसे कॉमन होना चाहिए किस में? इनपुट में और आउटपुट में। आउटपुट कहाँ पर लेते हैं हम? कलेक्टर के ऊपर, और इनपुट हम देते हैं बेस के ऊपर हमेशा। तो अब यहाँ पर देखें, मतलब ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसे मैं इस तरीके से कनेक्ट करूँगी। ये बेस है मेरे पास, ये इमिटर है, ये कलेक्टर है। यहाँ पर अगर मुझे कोई स्पीकर चाहिए तो मैं यहाँ पर कलेक्टर के साथ स्पीकर कनेक्ट कर दूंगी, और मैं इनपुट क्या दे रही हूँ? AC दे रही हूँ, तो मैं इमिटर और बेस के दरमियान में यहाँ पर इनपुट कनेक्ट कर दूंगी। मतलब जो पावर सप्लाई होगी वो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगी, और मुझे स्पीकर में आउटपुट चाहिए तो मैं उसे यहाँ पर कनेक्ट करूँगी।
ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कॉमन बेस का मतलब क्या है कि बेस जो है वो कॉमन होनी चाहिए किसमें, इनपुट में और आउटपुट पे। तो इनपुट वाला पार्ट हमारे पास ये है और आउटपुट वाला पार्ट हमारे पास ये है। तो बेस जो आ गई इसमें कॉमन आ गई, इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। मतलब एक टर्मिनल हम यहाँ पर लगाएंगे दूसरा बेस के साथ, इसका भी एक टर्मिनल यहाँ पर दूसरा बेस के साथ। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन बेस। इसमें जो बेस होगी वो हमारे पास कॉमन होगी किसमें, इनपुट और आउटपुट पे। इसी तरीके से कॉमन इमीटर का क्या मतलब है कि अब इमीटर को कॉमन होना चाहिए किसमें, इनपुट में और आउटपुट में। इनपुट हम हमेशा बेस पर देते हैं, आउटपुट कलेक्टर पर लेते हैं। ये रहा इमीटर हमारे पास। इमीटर और बेस के दरमियान अगर मैं इनपुट दे दूं तो ये बेस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा कि बेस पर हमारे पास इनपुट आ रही है। कलेक्टर पर हम आउटपुट लेते हैं, कलेक्टर और इमीटर के दरमियान में अब मैं ले लेती हूँ आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए जो इमीटर है ये कॉमन आ गया किसमें, दोनों में, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। कॉमन इमीटर। इसी तरीके से मेरे पास आएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है कि इमीटर को मैं ऊपर ले गई हूँ, बेस वैसे ही है और कलेक्टर को नीचे ले आई हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि ये जो कलेक्टर है, ये बेस और कलेक्टर, ये इनपुट हम दे रहे हैं इन दो टर्मिनल्स के ऊपर और आउटपुट हम कहाँ पर ले रहे हैं, कलेक्टर और इमीटर के ऊपर। तो कलेक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। तो इस तरीके से हम जो एक ट्रांजिस्टर है उसे तीन तरीके से कनेक्ट करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर का क्या मतलब होगा कि इस वाले जो टर्मिनल है उसे कॉमन होना चाहिए इनपुट में भी और आउटपुट में भी। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर, अब आपने कॉन्फ़िगरेशन तो आज इसकी देख ली, वर्किंग देख ली। अब हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्विच के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं और एम्पलीफायर के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। जो एम्पलीफायर वाला क्वेश्चन है ये आपके पेपर में भी आया हुआ है। तो एम्पलीफायर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्विच को वैसे स्विच वाला जो टॉपिक है वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम इसको भी थोड़ा बहुत टच करेंगे ज़रूर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एन एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर यूज़ की है, कॉमन बेस यूज़ की है, इमीटर यूज़ की है या कॉमन कलेक्टर यूज़ की है। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।